गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ग्रामर के अंतर्गत आने वाले हम एक ऐसे चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं जो यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के साथ साथ जो है कंपटीशन के विद्यार्थियों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। और प्रायः मैंने जब भी इस टॉपिक को टीचर्स को पढ़ाते हुए देखा है या जब भी मैंने बच्चों से इसका डिस्कशन किया है तो वो कन्फ्यूज़न में रहते हैं। तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि आज आपके कन्फ्यूजन्स को दूर किया जाए और टॉपिक को ठीक प्रकार से समझा जाए। तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे सिंथेसिस के अंतर्गत आने वाले जो 3 तरह के सेंटेंस हम पढ़ते हैं। तो वहाँ पर हम 3 तरह के जो सेंटेंस पढ़ते हैं उनमें हमारा पहला होता है सिंपल सेंटेंस, दूसरा हमारा होता है कंपाउंड सेंटेंस और जो तीसरा होता है वो हमारा होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब बात ये आती है कि ये सिंपल सेंटेंसेस होते क्या हैं या कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। बहुत सारी परीक्षाओं में केवल इनकी डेफिनेशन से क्वेश्चन आ जाते हैं या आपको सेंटेंस दे दिए जाते हैं तो आपको सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाता है। तो आज हम ये देखेंगे कि कैसे सिंपल सेंटेंस को ठीक प्रकार से आइडेंटिफाई किया जाता है या इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंपल सेंटेंस की। तो सिंपल सेंटेंस के लिए हम कहेंगे इट हैज ओनली वन फाइनाइट वर्ब। अब देखो ये इसकी छोटी सी डेफिनेशन है, बहुत समस्या आपको नहीं आएगी। लिखा हुआ है इट हैज ओनली वन फाइनाइट वर्ब। एक ऐसा वाक्य जिसमें केवल एक ही फाइनाइट वर्ब होती है उसको जो है हम हिंदी में अगर कहें तो सरल वाक्य कहा जाता है और अंग्रेजी की बात हो रही है तो इसे ही हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। तो कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें केवल एक ही फाइनाइट वर्ब होती है उसी सेंटेंस को जो है हम सिंपल सेंटेंस कह देते हैं। अब यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ये फाइनाइट वर्ब क्या होती है। अगर इसको हम पहचान गए तो हम सेंटेंस को देखते ही ये जान जाएंगे कि दिया हुआ सेंटेंस कैसा सेंटेंस है, सिंपल है, कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है। तो आइए बात करते हैं फाइनाइट वर्ब की। तो इसके लिए हमने कहा अ वर्ब दैट हैज एन एग्रीमेंट विद इट्स सब्जेक्ट इज अ फाइनाइट वर्ब। इज अ फाइनाइट वर्ब। तो ये एक लाइन की डेफिनेशन लिखी हुई है और यहीं से सारी चीजें क्लियर होनी है तो इसको ठीक से देख लेते हैं। लिखा हुआ अ वर्ब दैट हैज एन एग्रीमेंट विद इट्स सब्जेक्ट इज अ फाइनाइट वर्ब। तो जैसा कि हम पहले से पढ़ते आए हैं अंग्रेजी में जो क्रियाएं होती हैं वो केवल 2 ही तरह की होती हैं। एक तो फाइनाइट वर्ब होती है और दूसरी जो है वो आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब होती है।
अब फाइनाइट वर्ब की जो कंडीशन आपको बताई जा रही है उसको देखिए आप, कि एक ऐसी क्रिया जिसका अपने सब्जेक्ट के साथ कोई ना कोई एग्रीमेंट हो। तो प्राय जब भी हम किसी सेंटेंस में वर्ब को अप्लाई करते हैं, यहां पर सब्जेक्ट के बाद आपकी वर्ब होती है, तो इस वर्ब को जब भी अप्लाई किया जाता है तो हमेशा हम सब्जेक्ट के नंबर पर्सन को देखते हैं। आप ऐसा करते आए हैं कि कोई भी क्रिया रखने के पहले आप उस सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन को देखते हैं। तो यह बात समझ में आ रही है कि इस वर्ब का सब्जेक्ट से कोई न कोई संबंध होगा जरूर। तो क्रियाओं के अपने कर्ता के साथ जो संबंध होते हैं हम उसकी बात कर रहे हैं, या जो एग्रीमेंट होता है हम उसकी बात कर रहे हैं। ये जो एग्रीमेंट होता है ये हमारी ग्रामर में केवल दो ही तरह का होता है। जितनी भी फाइनाइट वर्ब्स होती हैं संख्या में 8 होती हैं, और सारी फाइनाइट वर्ब्स का जो एग्रीमेंट अपने सब्जेक्ट के साथ होता है वो केवल दो ही तरह का होता है, और इसी की बात हम करेंगे। तो देखते हैं कि जितनी भी फाइनाइट वर्ब्स होती हैं उनका अपने सब्जेक्ट के साथ कैसा एग्रीमेंट होता है, ये क्रियाएं जो हैं किस तरह का एग्रीमेंट करती हैं। तो थोड़ा सा हमने आपको बता दिया कि जितनी भी फाइनाइट वर्ब होती हैं वो अपने कर्ता के साथ दो ही तरह का एग्रीमेंट करती हैं। एक एग्रीमेंट हमने कहा कि नंबर और पर्सन का होता है, यानी कि जो फाइनाइट वर्ब होती है वो अपने कर्ता के साथ नंबर और पर्सन का एग्रीमेंट करती है। और जो दूसरा एग्रीमेंट होता है वो होता है प्रपोज्ड एक्शन का एग्रीमेंट। कुछ फाइनाइट वर्ब्स ऐसी होती हैं जो अपने कर्ता के साथ जो है प्रपोज्ड एक्शन का एग्रीमेंट करती हैं। आप ये कह सकते हैं कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो अपने सब्जेक्ट के साथ प्रस्तावित कार्य का जो है एग्रीमेंट करती हैं या संबंध बनाती हैं। और इजली अगर कहा जाए तो आप ये कह सकते हो कि अंग्रेजी में कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जिनको किसी पूर्व निश्चित उद्देश्य के लिए ही बनाया गया है। ऐसी क्रियाएं जब अपने कर्ता के साथ एग्रीमेंट करती हैं तो इन क्रियाओं का नंबर और पर्सन का कोई एग्रीमेंट नहीं होता है। वो एग्रीमेंट हमने बताया प्रपोज्ड एक्शन का होता है। इसलिए होता यह है कि ऐसी क्रियाओं के साथ कर्ता किसी भी नंबर का रख दिया जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जानकारी के लिए हम बताते हैं कि ऐसे ही क्रियाओं को जो है हम अंग्रेजी में मॉडल एक्सिलरीज कहते हैं। ऊपर वाला जो एग्रीमेंट हमने लिखा है नंबर और पर्सन का एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट ऐसा एग्रीमेंट होता है कि जो क्रियाएं अपने कर्ता के साथ नंबर और पर्सन का एग्रीमेंट करती हैं ऐसी क्रियाओं को हम अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि नहीं, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो भी एक फाइनाइट वर्ब होती है। आप अब ये भी कह सकते हो कि जितनी मॉडल एक्सिलरीज होती हैं वो भी फाइनाइट वर्ब होती हैं। लेकिन सेंटेंसेस के थ्रू हम देखते हैं कि कैसे हम सेंटेंस में जानेंगे कि ये दी हुई वर्ब फाइनाइट है या नॉन फाइनाइट। तो एक छोटा सा सेंटेंस हमने लिखा, सी प्रेज एवरी मॉर्निंग। ये सेंटेंस लिखा हुआ है, बहुत छोटा सा सेंटेंस है। अब इतना तो आपने देख ही लिया, या आप जान सकते हैं कि ये सेंटेंस की क्रिया है। जब सेंटेंस में एक ही क्रिया दी हुई होती है तो उसी को हम फाइनाइट या नॉन फाइनाइट मानते हैं। अगर दो दी हुई होती तो जो पहली वाली वर्ब होती, एक वर्ब आपकी यहां पर होगी, एक आपकी ये हो गई, तो जो पहली वाली वर्ब होती है ये वर्ब फाइनाइट या नॉन फाइनाइट की कैटेगरी में जाएगी। बाद वाली वर्ब जो है वो फाइनाइट या नॉन फाइनाइट नहीं बनती है। लेकिन सेंटेंस में एक ही वर्ब दी हुई है तो अब इसी को हम फाइनाइट या नॉन फाइनाइट मानेंगे। तो हमने देखा कि इस सेंटेंस में जो वर्ब आई है वो सिंगुलर नंबर की वर्ब आई है, क्योंकि यहां पर
ये SIS लगा हुआ है। तो उसका कारण यह है कि हमारा जो सब्जेक्ट है ये भी सिंगुलर नंबर में है, यानी कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो वर्ब भी सिंगुलर हुई। तो हम ये कह सकते हैं नहीं, यहां पर कोई न कोई संबंध बन रहा है। अब अगर इसी सब्जेक्ट के स्थान पर आप यू लिख दें तो क्या प्रेज लिखा जा सकता है? नहीं लिखा जा सकता है, तब आपको लिखना होगा प्रे। अब आपने देखा हमने सब्जेक्ट का नंबर बदला, पर्सन बदला, तो वर्ब में भी चेंजेज आए। इसका मतलब इस वर्ब का इस कर्ता से कोई न कोई संबंध है, और संबंध भी अब आप ये कह सकते हैं कि नंबर और पर्सन का संबंध है, क्योंकि कर्ता के नंबर बदलने से वर्ब भी बदल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारी फाइनाइट वर्ब हो गई, ये हमारी फाइनाइट वर्ब हो गई। अब हमने देखा क्या सेंटेंस में एक से ज्यादा वर्ब हैं? तो ऐसा नहीं दिख रहा है हमें। सेंटेंस में जो है एक ही वर्ब है, और वो कैसी है? फाइनाइट वर्ब है, यानी कि ये सेंटेंस हमारा कैसा हो गया? सिंपल सेंटेंस हो गया। तो अगर कोई भी सेंटेंस आपके सामने आ जाए, आपसे उसका आइडेंटिफिकेशन पूछा जाए, 4 ऑप्शन दिए जाएं कि ये सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, नन ऑफ दीज दिया हुआ हो, तो वर्ब की संख्या अगर 1 होगी, सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से उसका एग्रीमेंट होगा, तो ऐसा सेंटेंस निश्चित तौर पर फाइनाइट वर्ब की कैटेगरी में जाएगा, और आपका आंसर जो है यही होना चाहिए कि ये सिंपल सेंटेंस है। आइए एक सेंटेंस और देखते हैं। इस बार सेंटेंस हमने लिखा सी इज reciting a poem. She is reciting a poem. तो हमने कहा जब सेंटेंस में वर्ब की संख्या 2 हो तो दूसरी वाली वर्ब से हमारा कोई मतलब नहीं होता है। जो पहली वर्ब होती है वही फाइनाइट या नॉन फाइनाइट होगी, क्योंकि इस वर्ब का एग्रीमेंट हमेशा इस वर्ब से होता है। तो यहां पर तो कर्ता से एग्रीमेंट हो ही नहीं रहा है, तो इस वर्ब को फाइनाइट या नॉन फाइनाइट की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। इसका एग्रीमेंट कर्ता से हो रहा है। यहां पर कर्ता का नंबर सिंगुलर है, इसलिए वर्ब का नंबर सिंगुलर हो गया। अब हमने देखा कि नंबर और पर्सन का एग्रीमेंट हो रहा है, तो इस सेंटेंस में हम ये कहेंगे कि ये फाइनाइट वर्ब है, और ऐसी वर्ब की संख्या पूरे सेंटेंस में 1 है। तो आपका आंसर होना चाहिए कि ये जो है सिंपल सेंटेंस है। अब मुझे लगता है आपका कंफ्यूजन धीरे धीरे दूर हो रहा होगा। अगर इसी सेंटेंस को इस तरह से लिखा जाए आई, तो वर्ब हम कौन सी लाते हैं? एम। अगर इसी सेंटेंस को ऐसे लिखा जाए तो वर्ब हम कौन सी लाते हैं? आर। यानी कि सब्जेक्ट बदलने के साथ वर्ब बदल रही है, सब्जेक्ट बदलने के साथ वर्ब का बदलना ही जो है ये कहलाता है कि वो वर्ब फाइनाइट वर्ब है। और अगर ऐसी वर्ब्स की संख्या सेंटेंस में 1 ही है तो ऐसे सेंटेंस को ही हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। एक छोटा सा उदाहरण और देखते हैं। इस बार हमने कहा ही कैन प्ले चेस। किस वर्ब को आप फाइनाइट या नॉन फाइनाइट मानेंगे? इसको, क्योंकि ये सब्जेक्ट के पास है। जो सब्जेक्ट के पास वर्ब होती है वही फाइनाइट या नॉन फाइनाइट बनती है। इसको हम फाइनाइट और नॉन फाइनाइट नहीं कहेंगे। अब यहां पर हमने देखा कि सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब कैन आई हुई है, और दूसरे सेंटेंस में हमने सब्जेक्ट को बदल दिया लेकिन वर्ब नहीं बदली। तीसरे सेंटेंस में हमने क्या किया? सब्जेक्ट को बदला, वर्ब नहीं बदली। अभी तक क्या हो रहा था? सब्जेक्ट बदल रहा था तो वर्ब बदल रही थी। इस बार सब्जेक्ट बदल रहा है लेकिन वर्ब नहीं बदल रही है।
इसके बावजूद भी ये फाइनाइट वर्ब है। अब इस बात को हम कैसे कहेंगे कि ये फाइनाइट वर्ब कैसे हुई, तो इसके लिए हम बताते हैं कि ये जो कैन वर्ब होती है अंग्रेजी में ये प्री डिफाइंड है, इसका जो एक्शन है वो प्री डिफाइंड है, यानी कि पहले ही ये निश्चित कर दिया गया कि इस कैन वर्ब के थ्रू कौन सा काम किया जा सकता है। तो कैन वर्ब का प्रयोग अगर आपने पढ़ा होगा तो हम पावर और एबिलिटी के केस में कैन वर्ब का प्रयोग करते हैं, और कहा यह जाता है कि जब कोई ऐसी वर्ब आपको दिख जाए जिसके साथ कर्ता तो बदल रहे हो लेकिन वो ना बदले, तो ऐसी वर्ब को हम मॉडल ऑक्सिलरी बोल देते हैं। और जितनी भी मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं जहां तक मैं जानता हूं कि इनकी संख्या लगभग 16 होती है, तो जितनी भी मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं वो सारी की सारी फाइनाइट वर्ब की कैटेगरी में ही आती हैं। अब हमने देखा कि इस सेंटेंस में ये फाइनाइट वर्ब एक है, इस सेंटेंस में भी एक है, इस सेंटेंस में भी एक है, तो तीनों के तीनों सेंटेंस हमारे जो बनेंगे वो कौन से बन जाएंगे, सिंपल सेंटेंस कहे जाएंगे। तो ये बात मुझे लग रहा है कि लगभग आपको समझ में आ रही होगी कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है इसलिए कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की जो चर्चा है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। आज की क्लास यहीं तक। हैव अ नाइस डे।